सुनना, देखो यार पहली चीज तो ये कि ये सारी जो चीजें मैं बोलने वाला हूँ वो सारी चीजें सिर्फ इस वजह से पता लगी क्योंकि तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक करे। मैंने कल परसों की क्लास में भी बोली थी ये बातें, वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आधे से ज्यादा बच्चों ने क्लास मिस करी हुई थी, या फिर आधे से ज्यादा जो नहीं आ रहे हैं, मतलब जिनको सिर्फ टेस्ट देने आना है या फिर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्लीज अब जो मैं चीजें बोल रहा हूँ उन पर ध्यान दे लेना। ठीक है, टेस्ट पेपर देते समय उस जो वो लास्ट सेशन लिया था, पूरा प्रॉपर सेशन लिया था, उसमें भी ये सारी बातें बताई थी, लेकिन उस टाइम तो तुम्हारी जनरल सारी बातें चल रही थी। अब मैं स्पेसिफिकली कल परसों के पेपर के लिए बोला हूँ, साइंस के पेपर के लिए। ठीक है, तो साइंस देखो हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है कि इसमें ये करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो। मैं तो अपना साइंस का बता रहा हूँ, तो मैं एक पीडीएफ भी भेजी है जिसमें मैं अपने अप्रोच बता रहा हूँ कि उसके अंदर क्या क्या करता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट्स में क्या करता है मैं एज अ स्टूडेंट। लेकिन मैं भी तुम्हें साइंस के लिए चीजें बता रहा हूँ, पहले उस पर ध्यान दो, समझ में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब तुम आंसर फ्रेम कर रहे हो तो उस पर किस किस चीज पे ध्यान दो। सबसे पहली चीज, तुम्हारी जो आंसर शीट है वो तुम्हें अब पता ही लग गई है, तुमने इंग्लिश का पेपर दे ही दिया है। तो आंसर शीट रेक्टेंगुलर है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। इसमें एक तरफ पहले से लाइन लगी हुई है, इंग्लिश में भी दोनों तरफ थी। ठीक है, अच्छा 12th में नहीं है, सॉरी। ठीक है, दोनों तरफ लाइन है। इससे अच्छी बात ये है कि दोनों तरफ से समझ में आ जाता है कि ये इतना मार्जिन हमको छोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले आंसर लिखते समय यहाँ पर लिखते हो तुम लोग, बीच में लिख दो आंसर नंबर 1। ठीक है, एमसीक्यूज 20 है उसमें, यहाँ पे लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें करना है पहला पॉइंट एमसीक्यूज के लिए, प्लीज रीराइट मत करो। ठीक है, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि इसका ऑप्शन ए बी सी या डी है तो वो लिखो और उसके बाद उसको रीराइट मत करो। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो छोड़ दो, बाद में आ जाएंगे। समझ में आगे मैंने क्या बोला। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम लिख रहे हो तो ऑप्शन जो है वो लिखो और उसकी पूरी डिटेल लिखो। समझ में आया। तो ऑप्शन का नंबर भी लिखना है और वो उसके जो एक्सप्लेनेशन मतलब उसकी जो डेफिनेशन वो जो टर्म दिया हो वो भी लिखना है। आज ज्यादा तुम क्या करते हो, सी लिख देते हो, डी लिख देते हो, बी लिख देते हो, आधे ज्यादा ए बी सी डी लिख के टिक लगा रहे हो, तो ये बेवकूफी है। और या फिर तुम सिर्फ ऊपर से आंसर उठा के लिख देते हो। अगर वो ऑप्शन में डायग्राम है तो छोड़ दो, तो ऑप्शन लिखो, बस बात खत्म। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। दूसरी चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एमसीक्यूज वालों के अंदर बीच में एक एक लाइन, दो दो लाइन छोड़नी ही है। एक लाइन तो छोड़नी ही है, दो दो लाइन भी छोड़ सकते हो। लेकिन उसके बाद जो बी सेक्शन से शुरू होंगे, बी सी डी ई, उन सबके ना बीच में कम से कम 3 से 4 लाइनें छोड़नी है। ये मैं तो पहले ही बता चुका हूँ। समझ में आ गया। 3 से 4 लाइनें छोड़ोगे तभी वो अच्छा दिखाई देगा और अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगी। इतना क्लियर हो गया। अगली बात, जब आंसर फ्रेम करो तो प्लीज और वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दो और वाला एक ही करो। और अगर और वाले में मान लो क्वेश्चन नंबर 30 है, उसके एक 3 क्वेश्चन है ए बी सी और देखे 2 ऑप्शन है, तो इसमें से 2 कर लिए, इसका एक कर लिया, ऐसा मत कर देना। इसके तीनों करो या इसके दोनों करो या फिर जितने भी ऑप्शन है वो करो। एक यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। दिवानिया ने करा हुआ था। समझ में आया मैंने क्या बोल रहा हूँ। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखो कि और वाले रिपीट नहीं है। रिपीट करोगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि टीचर क्या करता है, चेक करके फ्रंट शीट पे जाता है नंबर देने के लिए, वो तुमने देखा ये बॉक्स लिख बना हुआ। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद और वाले क्वेश्चन एक ही बार करो। ठीक है, और क्वेश्चन को रिपीट मत करो। एक बच्चे ने आंसर शीट एमसीक्यूज में क्या करा हुआ था, अल्टरनेटिवली पहला दूसरा तीसरा 10वां 12वां ऐसे कर दिए, और फिर बाद में जो बचे हुए थे वो कह रहे हैं, 2 रिपीट कर दिए जैसे हमें पता ही नहीं लगे। तो भैया आंसर लिखे जा रहे, मार्क्स लिखे जा रहे हैं फ्रंट में, तो वो पता लग ही जाएगा। समझ में आ गया। इससे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बस, वरना उसके नंबर तो मिलने नहीं वाले। और ये भी याद रखना कि अगर आपने सेम क्वेश्चन पहले भी करा था बाद में भी करा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पहले 2 नंबर मिले बाद में 4 नंबर मिले, तो 2 नंबर चढ़ चुके हैं, वो बेवकूफी है बाद वाला। कर समझ में आया, गलत हो गया है, कुछ मत करो, तुमने आंसर लिख दिया तो उस पर क्रॉस लगा दो, यहाँ पे फ्रंट में क्रॉस लगा दो, हो गया, वो समझ में आ जाएगा टीचर को। समझ में आ गया, पागलों की तरह उसको काटो मत। समझ में आ गया। अगला पॉइंट, जो तुम इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको प्लीज अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अंडरलाइन करने से फायदा ये होता है कि टीचर जो होता है ना उसको दूर से दिखती है वो चीजें। समझ में आ गया। और दूर से दिखने पर ना टीचर को एक तो इंप्रेशन अच्छा हो जाता है, राइटिंग अच्छी रखोगे तो उससे तो 10 गुना इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और फ्रंट की शीट्स में पहले वो क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं, ताकि टीचर को लगे कि हाँ भाई ये पढ़ने में अच्छा बच्चा है या फिर ये अच्छी से मेहनत कर रहा है। बाद में धीरे धीरे वो नहीं आते वाले क्वेश्चन वो धीरे धीरे करते हो जाएंगे। ठीक है, जंप मत करो क्वेश्चन के, बहुत सारी चीज एक साथ बोलते हो जा रहे हैं। ठीक है, जंप मत करो क्वेश्चन के बीच में, पहला कर लिया, 10वां कर लिया, 15वां कर लिया, 30वें पे पहुंच गए। सेक्शन वाइज करो, सेक्शन बी कर रहे हो कर दो सारे। एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसके हिसाब से क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो। ठीक है, 2 नहीं आते तो जगह छोड़ दो, ज्यादा नहीं आते तो सेक्शन ही मत यूज करो। अगर यूज कर भी लिया है तो जगह मत छोड़ो। अगर 4-5 क्वेश्चन नहीं आते सेक्शन में से 3 क्वेश्चन नहीं आते तो जगह मत छोड़ो, बाद में कर लो, लेकिन जंप मत करो। अब तुम्हें मान लो सेक्शन बी में से 6 क्वेश्चन आने थे, सेक्शन में तुम्हें 3 करे, 3 नहीं आते, सेक्शन सी करते करते में 2 याद आ गए, तो वापस जाओगे क्या? नहीं, पीछे लास्ट शीट पे जाओ जहां पे तुमने रफ वर्क पहले ही लिखा हुआ है, वहां पे पॉइंटर्स डाल दो तुम्हें क्या क्या याद आया है। पर मैं अब जब तुम क्वेश्चन करने आओगे तो तुम पॉइंटर्स को उठाओ, अच्छा मैंने ये सोचा था बीच में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय दूसरा याद आ जाता है ना, तो तब तो कर नहीं सकते उसको। लास्ट शीट पे जाओ, फटाफट वो पॉइंटर्स लिख दो जो तुमको याद आ रहे हैं।
समझ में आ गया मैंने क्या बोला? उससे फायदा ये होगा कि जब तुम दोबारा आंसर पे आओगे तो तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट भी इसीलिए होते हैं, ये देखने के लिए कि आपको क्या क्या आता है, और ये पता करने के लिए कि आपके कौन से क्वेश्चन आपको करने अटेम्प्ट, और वाले क्वेश्चन के लिए होता है बेसिकली वो। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, बस ये देखो कि आप अगली क्या अप्रोच रखने वाले हो 3 घंटे के अंदर, वो 15 मिनट इसलिए होते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो। ठीक है, तो सबसे पहली बात प्लीज, और जो ऑप्शंस लिख रहे हो पहले और वाले क्वेश्चन में सिलेक्ट करो कौन सा करना है, और उसके सारे पार्ट करने, ये नहीं कि दो यहाँ से उठा लिए दो यहाँ से उठा लिए, ये नहीं मत करना। और अगला जो एमसीक्यूज है उसके पॉइंट्स वो भी लिखो, ए बी सी डी क्या है उसका डिटेल भी लिखो। अगर डायग्राम है तो छोड़ दो, डायग्राम ए बी सी डी लिख दो, छोड़ दो, वरना उसका पूरा आंसर लिखो। समझ में आ गया? यही है मतलब सीबीएसई गाइडलाइन। अगला यूनिट्स पर ध्यान देना है। ठीक है, किस पर ध्यान देना है? यूनिट्स पर। यूनिट्स पर ध्यान देने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि वही जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल में पहले ही दिमाग में बैठा लो कि भैया मुझे यूनिट्स पे ध्यान देना, या फिर 15 मिनट की रीडिंग करने पर यूनिट लिख दो ऊपर जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और न्यूमेरिकल तुम्हें पता है कहाँ कहाँ पे आने वाले हैं। समझ में आ गया? ठीक है, और मैं तो मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, आज का जो क्वेश्चन पेपर मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। आज का जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है वो पूरी तरह से सीबीएसई के सवाल, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 वही है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 से ही आ रहा होगा, ऐसा है वो, इस तरीके से सेट किया। अच्छा, ठीक है, तो वो प्लान कर लूंगा आपको अकॉर्डिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद आती है कि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारे बच्चों ने करी है। मैं ये सारी जो पॉइंट बता रहा हूँ सबके नाम बताए थे मैंने लास्ट क्लास में, और ये सारी गलतियां अच्छे बच्चे कर रहे हैं, तो पढ़ने में ठीक है जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो सारी गलतियां ये कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान दो, वो कम से कम करो। और दूसरा, प्लीज उस पर ध्यान दो सेंटेंस मेकिंग पर। अगर आपको ही सेंटेंस समझ नहीं आ रहा तो टीचर को भी नहीं समझ में आने। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद आती है, अब मैंने ये बाकी सारी बता दी, इंग्लिश पे काम करो, ऑप्शंस पूरे पूरे लिखो, और इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर पे ध्यान दे देना। इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर जितने भी आएंगे तो प्लीज उस पर ध्यान देना कि जो गोला बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3COOH है ना, या फिर CH3CH2OH एल्कोहल वाला, सब पे बना देते तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये कल की क्लास में बताया था। प्लीज बनाओ, हर एक के बीच में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा तो हर एक के बीच में बनाना है। कितना क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट फाइनल बात है, सुनो। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को कोशिश करो कि आप हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन मतलब पूरे पेपर को, 3 घंटे के पेपर को आप लगभग 150 मिनट्स में कर रहे हो। लास्ट आधा घंटा बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो हो ऑलमोस्ट 170-180 मिनट्स के अंदर, है ना। आप कैसे करोगे? तो आप पहले से पॉइंटर्स बना के रखोगे तो हो सकता है वो काम, पहले से डिसाइड करके रखोगे 15 मिनट की मुझे ये चीज अटेम्प्ट करनी, ये चीजें लिखनी, तो हो सकता है लास्ट में रफ शीट पे प्रॉपर लिखा हुआ रफ शीट, और उसके अंदर चीजें आपने पॉइंटर्स बना रखी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? न्यूमेरिकल के लिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा न्यूमेरिकल में टाइम ज्यादा लगता है तो प्लीज उसको छोड़ दो, और अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट लग रहे हैं उसको करो, ज्यादा लग रहा है तो छोड़ दो वहीं पर, उसके लिए जगह छोड़ दो, खत्म कर दो। मॉक टेस्ट से तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में बोला 80 से 100 वर्ड लिखने हैं तो आपके 80 से 100 वर्ड कितनी लाइंस में आते हैं, क्योंकि आप वर्ड गिनने नहीं बैठोगे, लाइन बहुत जल्दी गिन सकते हो। समझ में आया? तो अपनी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग देखो कि आप कितने वर्ड्स पर लाइन लिखते हो, उस हिसाब से डिसाइड करो कि 80 वर्ड मेरे इसमें आ रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, वीडियो एंड हो जाएगी, बहुत सारी चीजें और बतानी थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा एप्लीकेबल है, प्लीज ब्लू पेन यूज करो, और प्लीज कोई भी आंसर छोड़कर मत आना। समझ में आया? कुछ भी लिख के आओ, कुछ भी लिख के आओ। अब वो वाली हरकत मत करना जो भौमिक भाई साहब ने करी थी कि कुछ भी लिख रहे हो। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक मतलब सेंटेंस में की भौमिक भाई साहब की बहुत सारी मिस्टेक थी। स्पेलिंग मिस्टेक मैंने मानसी का नाम बोला था, जो और वाली गलती में ये हो गई, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में स्वास्तिका हो गई, तो प्लीज ये सारी गलतियां मत करो। समझ में? सारे अच्छे बच्चे हैं, मतलब ऑलमोस्ट पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो प्लीज छोड़ के मत आना, लिखना जरूरी है। क्यों? 2 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया पेपर के अंदर तो आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर अटेम्प्ट करा होगा तो। पहला पॉइंट तो ये है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा तो नंबर नहीं मिलेंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग। दूसरा, कुछ तो लिख के आओगे तो टीचर कहीं ना कहीं तो आधा 1 नंबर देगा। ठीक है, तो नालायक बच्चों के लिए, नालायक का मतलब बिलो एवरेज, उनके तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, शीट्स का प्रॉपर यूज करो, स्पेस का प्रॉपर यूज करो, अंडरलाइन प्रॉपर तरीके से करो, ब्लू पेन यूज करो, ब्लैक से अंडरलाइन कर सकते हो, ब्लू से अंडरलाइन करो, टाइम नहीं बच रहा तो। डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं। समझ में आ गया? प्लीज डायग्राम पेंसिल से बनाना है, सारी चीजें मिल दूंगा, इंपॉर्टेंट कौन कौन से डायग्राम है वो मैंने आज के क्वेश्चन में अटैच करा था, लेकिन जगह नहीं बची थी, अटैच आ नहीं पाया उसके अंदर। बाकी ये सारी चीजें, ठीक है, इसके अलावा कुछ होगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में चीजें डाल दूँ। समझ में आ गया? क्योंकि मैं बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, ये वीडियो एंड होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज इन बातों का ध्यान रखना साइंस के एग्जाम के लिए, और प्लीज छोड़ के मत आना,